हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस डिजिटल फ्री एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल का जो मोटिव है वो सभी लोगों को फ्री और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो आज हम लोग अपनी इंग्लिश की नॉलेज को एनहांस करने के लिए एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है कीप ऑन। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कीप ऑन का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीप ऑन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ या रहो। और मैं अगर आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कीप ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, वह क्रिकेट खेलता रहता है, वह किताब पढ़ती रहती है, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, वे बाहर घूमते रहते हैं। तो आप इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि जो पर्सन है वो किसी काम को पर्टिकुलरली करता रहता है। कीप ऑन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनके वाक्य के अंत में रहता है, रहती है, रहते हैं या रहो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कीप ऑन से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कीप आएगा, फिर एस आएगा, फिर उसके बाद ऑन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम जान लेते हैं कि रूल के अंदर कीप के साथ जो एस लगाने की बात की जा रही है वो कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो कीप के साथ एस लगेगा, और अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन शुरू हो तो कीप के साथ एस नहीं लगेगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसका असर्टिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। वह क्रिकेट खेलता रहता है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो है वह, वर्ब है खेलना और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो चलिए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर आएगा कीप, तो हम कीप लिख देंगे। फिर आएगा एस, तो इसके लिए हम देखें सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप कीप के साथ एस लगा देंगे तो कीप बन जाएगा कीप्स। फिर आएगा ऑन, तो हम ऑन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है खेलना और खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वह बन जाएगी प्लेइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर आएगा कीप, तो हम कीप लिख देंगे। फिर आएगा एस, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन शुरू हो तो आप कीप के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम कीप के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आएगा ऑन, तो हम ऑन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सोचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वह बन जाएगी थिंकिंग। फिर आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे अबाउट हर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हर। हमने इसके असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम कर लिया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या कहता है। नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर कीप आएगा, फिर ऑन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर डू या डज लगाने की जो बात की जा रही है तो वो कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन शुरू हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन शुरू हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके तीसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। वे बाहर नहीं घूमते रहते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो सबसे पहले आ जाएगा दे। फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन शुरू हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे, तो क्योंकि सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे डू। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा कीप, हम कीप लिख देंगे। फिर आएगा ऑन, तो हम ऑन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वह है घूमना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वह बन जाएगी रोमिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बाहर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटसाइड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे डू नॉट कीप ऑन रोमिंग आउटसाइड। चलिए इसका चौथा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह हंसता रहता है।
रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डू या डस्ट, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही का लगता है डस्ट। तो सबसे पहले आ जाएगा डस्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, फिर आएगा कीप, तो हम कीप लिख देंगे, फिर आएगा ऑन, तो हम ऑन लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है हंसना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाफ, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लाफिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डज ही कीप ऑन लाफिंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका पांचवा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे जो कि एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हारा बच्चा रोता रहता नहीं है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारा बच्चा। अब जो तुम्हारा बच्चा वो एक सिंगुलर नाउन है, एक पर्सन है, और हमने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन शुरू हो तो आप डज का प्रयोग करेंगे, तो आप डज लगा देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम्हारा बच्चा, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे यूर बेबी। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा कीप, तो हम कीप लिख देंगे। फिर आएगा ऑन, तो हम ऑन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है रोना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राई, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी क्राइंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डज योर बेबी नॉट कीप ऑन क्राइंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब इसका छठा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वह इतना क्यों सोचता रहता है? रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई। फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही क्या लगता है डज, तो आप लिख देंगे डज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगा कीप, तो आप कीप लिख देंगे। फिर आएगा ऑन, तो आप ऑन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से वर्ब है सोचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी थिंकिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है इतना, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे सो मच। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाई डज ही कीप ऑन थिंकिंग सो मच, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब इसका सातवां सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता रहता है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई। फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही क्या लगता है डज, तो आप लिख देंगे डज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगा कीप, तो आप कीप लिख देंगे। फिर आएगा ऑन, तो आप ऑन लिख देंगे। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और जब उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है किताब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई डज ही नॉट कीप ऑन रीडिंग द बुक, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमने कीप ऑन से रिलेटेड लगभग सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया है, जिसमें आपने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में या तो रहता है आ रहा है, या रहती है आ रहा है, या रहते हैं आ रहा है, या रहता हूँ आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि कीप ऑन का एक मीनिंग रहो भी होता है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो और उसी समय आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, तो आप उठ के उनके पैर छूने जाते हैं, तो मेहमान आपको क्या बोलते हैं, अरे बैठे रहो बैठे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में रहो शब्द आता है, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी कीप ऑन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहो शब्द आता है, ऐसे सेंटेंसेस में कीप ऑन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहो आएगा तो आप सबसे पहले कीप ऑन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी लगा देंगे। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं खेलते रहो, तो आप इन सेंटेंस को लिखेंगे कीप ऑन प्लेइंग। देखिए जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे इंग्लिश लैंग्वेज को और सिंपल करने के लिए उनके रूल्स में कुछ न कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। पहले इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए कीप ऑन का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में कीप ऑन की जगह कीप वर्ड का यूज करके इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया जाता है। हालांकि दोनों ही सेंटेंसेस को करेक्ट माना जाता है और दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। मैंने तो आपको दोनों ही तरीके बता दिए, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस तरीके की सेंटेंसेस को कीप ऑन का यूज करके फ्रेम करेंगे या सिर्फ कीप का यूज करके फ्रेम करेंगे। चलिए अब इसका दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। पढ़ते रहो, आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे कीप ऑन स्टडिंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कीप स्टडिंग। अब थर्ड सेंटेंस है हंसते रहो, कीप स्माइलिंग। चौथा सेंटेंस है नाचते रहो, कीप डांसिंग। आई होप अब आप लोगों को कीप ऑन का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.